हेलो फ्रेंड्स। आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। संविधान में 12 अनुसूचियां है और हर अनुसूची जो होता है उसमें अलग अलग विषयों को शामिल किया गया है। संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारतीय संघ के कितने राज्य है? तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के पश्चात राज्यों की संख्या 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। अब वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि प्रथम अनुसूची में क्या है, तो ये हमेशा याद रखना। जैसे अपन अपने परिवार के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या बताएंगे कि परिवार में कितने बड़े सदस्य हैं, परिवार में कितने बच्चे हैं। वैसे ही हमारे संविधान में भी कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में वर्णन किया गया है। द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते आदि का उल्लेख है। क्या किया गया है द्वितीय अनुसूची में? जो भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी है, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उन न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते हैं उनका उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है। इसको याद करने की क्या है कि भाई सबसे पहले हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के भाई कितने राज्य हैं उनके बारे में बता दिया। दूसरे इसमें जो पदाधिकारी है इनके वेतन की बात कर ली। सबसे पहले इंसान क्या करेगा? वेतन भत्ते की बात करेगा, फिर क्या करेगा? सेवा की बात करेगा। वैसे ही इन्होंने भी क्या किया, सबसे पहले वेतन भत्ते की बात कर ली। वेतन भत्तों को द्वितीय अनुसूची में क्यों रखा है? इसलिए रखा कि जो इनके अंतर्गत जो अधिकारी आएंगे ना, वो क्या उनसे क्या अपेक्षा की जाती है कि वो संविधान के प्रति कैसे रहे? निष्पक्ष रहे। ठीक है, जैसे उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार के अधीन हो, सरकार का उस पर कंट्रोल हो। सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर सरकार का कंट्रोल होगा तो उनके वेतन भत्ते, अगर वो सरकार की अगर गलत कार्यों को अगर रोकेंगे तो वो सरकार क्या कर सकती है? उनके वेतन भत्ते कम कर सकती है। तो ऐसा ना हो कि वो सरकार उनके वेतन भत्तों को कम ना कर सके, इसके लिए द्वितीय इनके वेतन भत्तों को सिक्योर किया गया है। इनकी जो पदावधि होती ना, जब इनकी पदावधि रहेगी उस दौरान वेतन भत्ते नहीं कम कर सकते। पद की अवधि समाप्त हो जाएगी और दूसरा आएगा, उससे पहले अगर वेतन भत्ते कम करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, मगर इसके दौरान नहीं कर सकते। बढ़ोतरी कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। इसीलिए इनके वेतन भत्ते जो अधिकारी है, विभिन्न पदाधिकारी है, उनके वेतन भत्तों को द्वितीय अनुसूची में रखा गया है। तृतीय अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा ली गई जो शपथ है ना, उसका प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? तृतीय अनुसूची में। भाई द्वितीय अनुसूची में हमने क्या किया था? दूसरी अनुसूची में हमने शपथ, इस वेतन भत्ते की बात कर ली। वेतन भत्ते की बात हो गई तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि भाई अब वेतन भत्ते की तो बात हो गई भाई, अब क्या करेंगे? शपथ की बात। अब हमको शपथ दिला दो, है ना। तो ये पदाधिकारी जो संविधान के प्रति निष्पक्ष होते हैं उनकी शपथ का प्रावधान किया गया है। ये शपथ लेते हैं कि हम क्या करेंगे? संविधान के प्रति निष्पक्ष रहेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, उनके द्वारा जो ली गई शपथ है ना, उसका प्रावधान हमने तीसरी अनुसूची में याद किया है। याद करने की ट्रिक, पहले अनुसूची में राज्यों के बारे में बता दिया कि राज्य कितने हैं, केंद्र शासित कितने प्रदेश होंगे। दूसरी अनुसूची में हमने वेतन भत्तों के बारे में बता दिया। तीसरी अनुसूची में हमने शपथ के बारे में बता दिया कि अब वो आपको शपथ दिला देते हैं। चतुर्थ अनुसूची में क्या है कि इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। भाई राज्यों का और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जो राज्यसभा में होगा वो एक जैसा तो नहीं है,
जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 31 सीटें हैं। वही मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इनकी बात कर दी जाए तो इनको एक एक सीटें दी गई है। तो ये सीटों का बंटवारा जो है ये जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, किस राज्य का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा उसके बारे में विवरण हमको चतुर्थ अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, ये पहले इसमें हमने बोलते हैं कि राज्य कितने हैं, केंद्र शासित कितने प्रदेश है। दूसरे इसमें हमने वेतन भत्तों की बात कर ली। तीसरे में हमने शपथ की बात कर ली। चौथा में ये बताते कि राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना होगा उसके बारे में विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या है कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। क्या है कि भारत में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उनके प्रशासन के बारे में, ताकि क्या कर सके, उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो संस्कृति है वो सुरक्षित रह सके, उनके प्रशासन कैसा होगा उनके बारे में उल्लेख किया गया है। इसको याद करने ठीक है। पांचवी में पा आता है तो प से हम यहाँ से लिख सकते हैं प्रशासन, प्रशासन कर सकते हैं। प से प्रशासन कर सकते हैं। बस ये याद करना है कि पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में क्या है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र है ना उनके बारे में प्रशासन को उल्लेख किया गया है, क्योंकि ये राज्य जो है अलग क्षेत्र है, इनकी जनजाति सबसे अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, इसलिए इनकी जनजाति का प्रशासन कैसा होगा, वहाँ पर किस तरह से प्रशासन किया जाएगा उसके बारे में उल्लेख हमको छठी अनुसूची में किया गया है। पांचवी में हमको प्रशासन पढ़ लिया था, प्रशासन याद कर लेना। अभी छठी में हम याद करेंगे राज्यों में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जनजाति है, इसलिए उनको उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख भी किया गया कि यहाँ प्रशासन किस तरह से होगा भारतीय राज्य व्यवस्था का, तो वो छठी अनुसूची में याद कर लेना। ठीक है, याद करने की ट्रिक तो है कि भाई पांचवी में हमने प्रशासन देखा था तो वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का था। छठी अनुसूची में हमने देखा जहाँ की जो जनजाति है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। कहाँ की जनजाति, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची में क्या किया गया है, सातवीं अनुसूची में इसमें संघ और राज्यों के बीच में शक्ति पृथक्करण किया गया है। शक्ति पृथक्करण क्यों किया गया है, ताकि राज्य और केंद्र के बीच में विवाद ना हो, है ना। अगर राज्य शक्ति का पृथक्करण नहीं किया जाएगा तो राज्य सरकार भी किसी भी कानून बना सकती है, और राज्य सरकार बनाएगी और केंद्र सरकार भी बना लेगी, तो दोनों के बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी। बोले राज्य सरकार कहे कि मैं कानून बनाऊं और केंद्र सरकार बोले कि नहीं मैं बनाऊंगा, तो इनके बीच में लड़ाई ना हो, इनके बीच में विवाद ना हो, इसलिए क्या गया, शक्ति पृथक्करण कर दिया गया। 3 सूचियां बना दी गई है, एक होगी संघ सूची, एक होगी राज्य सूची, एक होगी समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है, इसमें जो विषय होगी ना उसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्यों का अधिकार नहीं दिया गया है। इनमें ऐसे विषय आते हैं जो भारतीय संघ के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो देश के लिए होते हैं, जिसमें संघ को ही कानून बनाना चाहिए। जैसे कि विदेश नीति, विदेश नीति पे किसको कानून बनाने का अधिकार है, संघ को अधिकार है। जैसे बैंक के क्षेत्र में अधिकार किसको है, बैंक में संघ के अधिकार है। ठीक है, राज्य सूची में क्या है, ऐसे विषयों को बांटा गया है जिसमें राज्य सरकार को अधिकार है, वो कानून बना सकती है। ठीक है, जैसे राज्य की पुलिस व्यवस्था कैसे रखनी है, राज्य में कानून व्यवस्था कैसे रखना है, राज्य सरकार का अधिकार है ना। कृषि कैसे व्यवस्था रखना है, किसान कैसे करेंगे, ठीक है, कृषि कैसे करनी है, तो राज्य सरकार उस पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में क्या होता है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, परंतु अगर केंद्र सरकार कानून बना देगी उस विषय पे तो राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, और राज्य सरकार ने कानून बना दिया और केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया तो केंद्र सरकार का कानून मान्य हो जाएगा, राज्य सरकार का कानून मान्य नहीं होगा। राज्य सूची में क्या होता है कि अनुच्छेद 249 ये बोलता है कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय में भी बना सकती है, परंतु कब बना सकती है, जब वह विषय जो होगा वो राष्ट्रहित के मामले में होना चाहिए, कि राष्ट्रहित के संबंध में तो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है, परंतु वो कानून कैसा होगा, 1 वर्ष के लिए ही वैलिड होगा।
ठीक है। और अगर फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ाना है तो फिर संसद से हमको पास करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा से पारित करवाना पड़ेगा, फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हर वर्ष क्या करेंगे, ये पारित करना पड़ेगा और हर वर्ष जो है वो 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है कि इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल भाषा संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को शामिल कर लिया गया। वहीं 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुर, नेपाली इन भाषाओं को शामिल किया गया। इस तरह भाषा कितनी हो गई? यहाँ तो 15 हो गई, यहाँ 16, 17, 18 भाषा हो गई। फिर 52वां संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली इन भाषाओं को शामिल किया गया। इस तरह भारतीय संविधान की 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची में क्या हुआ कि 9वीं अनुसूची को इसे प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अक्सर यहाँ एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो याद रखना 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ था ना, सबसे पहला जब संविधान संशोधन हमने 1951 में जो किया था, 1951 में, उसी समय सबसे पहले हमने 9वीं अनुसूची को ही जोड़ दिया था। 9वीं अनुसूची में है क्या? इसके अंतर्गत क्या होता है, जो सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय क्या कर सकता है, अगर कोई कानून है, अगर वो संविधान के मूल जो ढांचा है उसको अगर वो क्या करेगा, उसको अगर मूल ढांचे के विरुद्ध जाएगा तो संविधान क्या कर सकती है, जो न्यायालय क्या कर सकता है, उसको अवैध कर सकता है उस कानून को या उस संशोधन को। तो फिर क्या किया, जब हमने 1951 में जब बात चल रही थी तो उस समय क्या कर रहा था, भूमि सुधार आंदोलन चल रहा था। ठीक है, क्योंकि जमींदारों ने जो भूमि हथिया ली थी ना, उनको वापस लेकर किसानों में बांट दिया गया, गरीब वर्गों में बांट दिया गया। तो उसमें क्या करता है, इस तरह के कानून को चुनौती दी गई न्यायालय में। ठीक है, कि भाई न्यायालय में चुनौती दे दी कि हमारे अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है। तो फिर क्या हुआ कि चुनौती ना दी जा सके, इसके लिए एक अनुसूची शामिल कर ली कि भाई जो भी कानून हम इस अनुसूची में शामिल कर देंगे उसको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, परंतु क्या हुआ, जनवरी 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के द्वारा उसने निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में किसी भी कानून को यदि इस आधार पर चुनौती देंगे कि यदि वो मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है तो वो क्या कर सकते हैं, चुनौती दी जा सकती है। क्या बोल सकता है कि इन्होंने बोला कि भाई 9वीं अनुसूची में पहले तो बोल रही थी कि कोई भी कानून हम इसमें शामिल कर देंगे तो आप इसको चुनौती नहीं दे सकते, तो सरकार तो कुछ भी कर सकती है, लोगों के जीवन जीने का जो अधिकार है वो भी समाप्त कर सकती है। ऐसा ना हो, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि नहीं, अब हम चुनौती नहीं दे सकते, चलो ठीक है, परंतु अगर ऐसा कोई कानून आपने इसमें डाला जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है, जैसे शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, कानून आई, सरकार आई, बोला कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होगा, 9वीं अनुसूची में डाल दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको अवैध कर देगी, भले आपने 9वीं अनुसूची में डाला। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है, और ऐसा कोई कानून जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है, चाहे उसको 9वीं अनुसूची में डाला हो या नहीं डाला हो, सरकार उसको क्या कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है और उसको चुनौती दे सकती है, उसको क्या कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि भाई 9वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया, क्योंकि इस तरह की जरूरत तो महसूस हुई होगी भूमि सुधार आंदोलन में, इसीलिए इसको प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ था उसी समय इसको शामिल कर लिया गया। 10वीं अनुसूची में क्या है, इसमें 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो इसे 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसमें क्या है, दल बदल संबंधित जो प्रावधान है ना, उनका उल्लेख किया गया है। दल बदल से संबंधित मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति, जो संसद या विधायक निर्वाचित होकर आएगा, जिस पार्टी से आएगा उसी पार्टी के तरफ से सरकार बनाएगा, ना कि वो इधर से उधर बदल सकता है। पूरा का ग्रुप, पूरा का पूरा दल बदल नहीं सकता है ना। पहले क्या करता था कि अलग अलग ये दल जो है चुनाव लड़ते थे, जिधर सरकार बनती थी उधर पूरा का पूरा दल चला जाता था। तो इस तरह से दल बदल संबंधित कानून का लाया गया,
कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया? तो 52वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। कौन से अनुसूची में है दल बदल? 10वीं अनुसूची में। द से दल बदल याद रखना, जैसे हमने 5वीं अनुसूची से हमने याद रखा था, प्रशासन के बारे में उल्लेख किया था, वैसे ही द से दल बदल संबंधित कानूनों के बारे में प्रावधान किया गया था। 10वीं अनुसूची में कौन सा है? तो दल बदल संबंधित प्रावधानों को उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में को 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था? आपको याद है? इसको जो है, इसके तहत पंचायती राज जो व्यवस्था थी उसको संवैधानिक मान्यता मिल गई, यानी पंचायती राज का गठन किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन के तहत। इसी 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया और इसी में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक है, ताकि इन 29 विषय भाई कि आप ये कार्य कर सकते हो, यहाँ से आप कर ले सकते हो, जैसे कि तालाब से, ठीक है, बाजार जो लगते हैं वहाँ से ले सकते हैं। ऐसे विषय प्रदान किए गए जिनसे वो क्या कर सकती है, करों को ले सकती है। इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अंतिम अनुसूची है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। याद रखना, 73वां संविधान किसके लिए था? पंचायतों के लिए था। पंचायत कहाँ होती है? ग्राम स्तर पर। तो भाई नगरीय स्तर पर भी तो स्वशासन संस्थाएं चाहिए ताकि वहीं के लोग शासन कर सके। इसके लिए भी क्या हुआ? 74वां संविधान संशोधन किया गया। और 74वां संविधान संशोधन किस लिए किया गया? ताकि नगर पालिका, नगर निगम जो होता है शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सुशासन हो सके, उनका गठन किया गया। अब भाई इसको अनुसूची में भी तो डालना पड़ेगा, इसीलिए 74वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत शहरी क्षेत्र के जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं उनको कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। पंचायती राज व्यवस्था के तहत कितने दिए गए? पंचायत को हमने 23 विषय दिए थे और इनको कितने विषय दिए गए? पंचायती राज व्यवस्था को 29 विषय प्रदान किए गए और शहरी क्षेत्र की जो स्वशासन संस्थाएं होगी उनको हमने 18 विषय प्रदान किए गए। यह अंतिम अनुसूची है क्योंकि 73, याद रखना, 11वीं अनुसूची पंचायती व्यवस्था की बात कर रही थी जो कि 73वां संविधान संशोधन था। 12वीं अनुसूची क्या करेगी? शहरी क्षेत्रों की बात करेगी जो कि कौन सा संविधान संशोधन होगा? 74वां संविधान संशोधन होगा। याद करने की ट्रिक आपको पहले बता चुका हूँ, अब रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या करेंगे? प्रथम अनुसूची में भैया इसमें बताया गया है कि भारतीय संघ में कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में क्या किया है? द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के जो विभिन्न पदाधिकारी है उनके वेतन भत्ते कैसे होंगे, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। क्योंकि सबसे पहले हमको याद करने की ट्रिक क्या है इसकी? तो यही है कि भाई अब पदाधिकारी सबसे पहले क्या करेंगे? ये बात, वेतन की बात करेंगे कि वेतन कितना दोगे, भत्ते कितने दोगे। तीसरी अनुसूची में क्या किया गया? तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है कि भाई अपने पैसे की तो बात हो गई, वेतन भत्ते तो बात कर ली, आप शपथ की बात कर लो कि आप संविधान के प्रति निष्पक्ष रहोगे, तो तीसरी अनुसूची में जोड़ दिया गया। चतुर्थ अनुसूची में क्या हुआ? चतुर्थ अनुसूची में अपने भाई की भारतीय राज्य व्यवस्था जो है, मतलब उसके अंतर्गत राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होगा, उनके बारे में वर्णन किस में किया गया है? चतुर्थ अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या है? याद रखना, पांचवी को हम प्रशासन कर सकते हैं, बिल्कुल। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। जब हमने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र की बात कर ली, तो छठी अनुसूची में हम किसके बारे में बात करेंगे? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके बारे में, ये भी जनजाति क्षेत्र है, इनका प्रशासन कैसे होगा उसके बारे में उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 शक्तियां थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
8वीं अनुसूची में क्या किया गया है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं को उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 9वीं अनुसूची में क्या किया गया है? 9वीं अनुसूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जिन्हें क्या कर सकते हैं, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची में क्या होता है? 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल, याद रखना, मैंने बताया था आपको कि द से दल, याद रखना, द से दल, तो दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। अब लास्ट की दो बची, वो क्या है? एक तो पंचायती की है, एक शहरी क्षेत्र के लिए। तो 11वीं अनुसूची किसके लिए? पंचायती राज के गठन की बात करेगी। वहीं 12वीं अनुसूची किसके बारे में बात करेगी? शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय शासन होती है, उनको जो विषय प्रदान किए उसके बारे में बात करेगी। तो याद रखना कि भाई 7वीं के बाद तो क्या होगा? 8वीं भाषाओं की, 9वीं ऐसे विषय जिनको उस न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, 10वीं जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है, 11वीं पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, 12वीं स्थानीय स्वशासन जो शहरी क्षेत्र है उनके लिए किया गया है। इस तरह संविधान की 12 अनुसूचियां होती है।